हेलो स्टूडेंट। परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरे प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे और आज बेसिक एक्सरे का जो स्ट्रक्चर है, सर्किट है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सरे का डायग्राम जो दिखाया गया है, सर्किट डायग्राम, ये बहुत कॉमन डायग्राम है। यहाँ पे बैटरी है, इसका पॉजिटिव एंड जो है हमारा टारगेट एनोड से कनेक्टेड है और नेगेटिव एंड जो है फिलामेंट से कनेक्टेड है। जब फिलामेंट को पावर सप्लाई की दी जाती है, कुछ एम्पियर सप्लाई दी जाती है और लो वोल्टेज की, ये हीटअप होता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्योंकि टारगेट पॉजिटिव है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन इस टारगेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस ट्यूब के अंदर एक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आप इस फिगर में देखिए, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का दिखाया गया है। यहां से इलेक्ट्रॉन गए, ये इलेक्ट्रॉन गए, यहां पे आए और ये वापस ये सर्किट पूरा हुआ, लेकिन करंट जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से चले। इसलिए देखिए, मिली एमीटर का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। करंट जब यहां से यहां फ्लो कर रहा है, इसलिए ये जो डायरेक्शन है वो इसकी तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। अब बहुत बेसिक चीज है, जब हम इस सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और इसके अंदर फिलामेंट को हीटअप कर शुरू करते हैं, हीटअप करना, तो क्या होता है ये इस ग्राफ में दिखाया गया है। शुरू में हमने इस फिलामेंट को 4.6 एम्पियर करंट दिया। वोल्टेज जब 0 है प्लेट के ऊपर, तब ये इसकी पोजीशन यहां पे। जो जो हम वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, आप देखिए एक्सेस के ऊपर किलो वोल्टेज, प्लेट के ऊपर किलो वोल्टेज जो है, ये किलो वोल्टेज है इसके ऊपर। जो जो हम इंक्रीज कर रहे हैं, ये करंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखिए यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ये जो ट्यूब करंट है मिली एम्पियर में, ये जो करंट है ये फिलामेंट करंट है। इसका आगे कहीं यूज नहीं आता। यूज जो हम फैक्टर को यूज करते हैं वो होता है ट्यूब करंट। तो जो जो ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट की तरफ आते जा रहे हैं और एक स्टेज ऐसी आई है यहाँ पे, जब जो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए हैं वो टारगेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं और अब उसके बाद जो भी करंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब सीधे टारगेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए और करंट की वैल्यू का मान एक स्थिर हो गया है। इसलिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आई है। अब यदि हम फिलामेंट में करंट बढ़ा दें, 4.6 एम्पियर की जगह 4.8 एम्पियर करें, तो आप इसी में देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ है। जो जो वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ते जा रही है और अब जो मैक्सिमम करंट जो है उसका मान ये है। इसी प्रकार और अगर हम फिलामेंट का करंट बढ़ाते हैं तो करंट का मान और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एक और अधिक करंट उसके अंदर। ये सैचुरेशन, ये जो फ्लैट लाइंस यहाँ पे इन कर्व में, दिस इज सैचुरेशन करंट। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो सब फिलामेंट टारगेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए और मैक्सिमम करंट इसमें प्रोड्यूस है। अब इस ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो वोल्टेज है जिसके ऊपर सैचुरेशन करंट हुआ अचीव हुआ है, ये अप्रोक्सीमेटली 45 किलो वोल्ट के आसपास का ये वोल्टेज है। इसलिए अधिकतर एक्सरे मशीन जो है, इससे कम वोल्टेज के ऊपर अगर हम इस एक्सरे मशीन को यूज करेंगे तो केवी के साथ करंट की वैल्यू चेंज होगी। हम ये करंट जो है ये इंडिपेंडेंट चाहते हैं, अपना खुद सेट करना चाहते हैं। इसलिए जितनी भी एक्सरे मशीनें हैं, जनरल एक्सरे मशीनें, वो 40 और 45 केवीपी के ऊपर ऑपरेट करती हैं। मतलब जब भी हम उसको ऑन करेंगे उसके अंदर एक फिक्स करंट प्रवाहित होगा फिलामेंट के द्वारा, लेकिन ट्यूब करंट का मान अब हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो आगे हम उसको स्टडी करेंगे। ये जो मैं सारा लेक्चर आपको बता रहा हूं, ये मैं अपनी लिखी बुक हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स, जो अपने प्रकार की एक अलग बुक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ये सभी चीजें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी गई हैं और बहुत बढ़िया इजी लैंग्वेज में इसको समझाया गया है। जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूं वो सारे के सारे लेक्चर इस बुक में आपको एज इट इज मिलेंगे और डिटेल में मिलेंगे। मेरी साइट इस दे रखी है www.drdeveshgupta.com और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आपको कोई भी प्रकार की, जब अभी तक मैंने जितने लेक्चर लिए हैं, कहीं अगर उसमें आपको कोई डाउट है, किसी तरह की कोई
क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे ईमेल के ऊपर मुझे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इवन जो यूट्यूब के ऊपर ये लेक्चर है उस पर भी आप कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आने वाले लेक्चर में मैं उन क्वेश्चंस के आपको जवाब दूंगा। तो ये जो एक बहुत बेसिक सर्किट है, डायग्राम है एक्सरे प्रोडक्शन का, लेकिन एक्चुअल सर्किट डायग्राम ऐसा नहीं होता। इसमें देखिए ये जो एक्सरे ट्यूब है ये इवैक्यूएटेड एक्सरे ट्यूब है। इसके अंदर हाई डिग्री का वैक्यूम होता है। क्यों होता है? अगर इसके अंदर एयर होगी या कोई और गैस होगी तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं जब वो टारगेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो वो रास्ते में अगर कोई दूसरी गैस होगी उस मॉलिक्यूल से टकराएंगे और उसको वो आयोनाइज करेंगे, तो इसके अंदर आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डाइवर्ट हो जाएंगे, टारगेट की तरफ सीधे नहीं जाके वो इधर उधर टकराएंगे। इसलिए हाई वैक्यूम इस ट्यूब में होना चाहिए। अब ये देखिए, ये इसका एक्सरे प्रोडक्शन का एक्चुअल सर्किट डायग्राम है। ये मैंने दो डायग्राम बनाए हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले ये सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने एक पीएन जंक्शन डायोड को शो किया गया है। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर आपने पढ़े हैं। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट की त्रिभुज और एक ये प्लेट को एक स्ट्रेट लाइन द्वारा किया जाता है और दो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये एनोड साइड है जहां पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, और कैथोड साइड दूसरा जो है जहां के ऊपर नेगेटिव सप्लाई होती है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्रॉस मूव करता है। जब इसको फॉरवर्ड बायस दिया जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब इसके एनोड साइड के ऊपर पॉजिटिव सप्लाई है तो ये एक फॉरवर्ड बायस की तरह काम करता है। इस एंड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज होना चाहिए। अब आप सर्किट में देखिए, हमने पुराने सर्किट में यहाँ पे एक सिंपल एक बैटरी लगा रखी थी। अब यहाँ पे हमने एक हाई टेंशन ट्रांसफार्मर को यूज किया गया है यहाँ पे, और बिल्कुल उसी तरह से ये सप्लाई है, जहां हमने सप्लाई लगाई थी उसकी जगह हमने हाई टेंशन ट्रांसफार्मर को ऐड किया है यहाँ पे, जिसके अंदर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जिसके अंदर ये वोल्टेज बहुत हाई वोल्टेज 45 केवी से लेके 125, 140, 150 केवी तक का वोल्टेज ये प्रोड्यूस करता है। ये प्राइमरी कॉइल है, ऊपर पी और क्यू, नीचे आर और एस जो है सेकेंडरी कॉइल है। इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर मिली एमीटर लगा हुआ है, इसको मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है। जब ये आर जो एंड है ये पॉजिटिव हो जाता है। ये ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जब इस साइड के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज होता है, म्यूचुअल इंडक्शन से उसके अपोजिट जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर पॉजिटिव ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ये पॉजिटिव वोल्टेज इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करवाता है, और ये आपका जो टारगेट एनोड है ये पॉजिटिव होता है। जब इसको सप्लाई दी जाती है फिलामेंट को, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड की तरफ जाते हैं, और ये क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग यहां से इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं और इसके थ्रू के ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बताया गया और वापस ये सर्किट अपना पूरा हो जाता है। इस प्रकार ये, और इस ड्यूरेशन में एक्सरे प्रोड्यूस होती है, जो यूजफुल एक्सरे हम जो यूज करते हैं। अब पॉइंट यहां पे ये है कि जो सप्लाई हमारे पास आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी सप्लाई होती है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल होती है और एक नेगेटिव साइकिल होती है। पॉजिटिव साइकिल में जिस समय मैं उस साइकिल को पॉजिटिव मान रहा हूं जिस साइकिल में ये सेकेंडरी जो एंड है आर का, ये पॉइंट यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज होता है। इस एक साइकिल में ये यहां पे इसको फॉरवर्ड बायसिंग मिलती है और इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू से मूव करता है और ये सर्किट पूरा होता है, और इस साइकिल के ड्यूरेशन में एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब ये एंड चेंज हो जाता है, ये एंड नेगेटिव हो जाता है, जब ये एंड नेगेटिव हो जाता है तो इसको रिवर्स बायस मिलता है इस डायोड को, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाता है, जो पॉजिटिव होना चाहिए वो नेगेटिव हो जाता है, और ये जो नेगेटिव होना चाहिए वो ये पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं कर पाता और यहां नहीं आ पाता, ना ही इलेक्ट्रॉन यहां क्रॉस करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन यहां से आगे जा पाता है। अतः इस सेकेंड वाली साइकिल के अंदर ये हमारा इससे कोई आउटपुट नहीं मिलता है हमें। और होता क्या है इसके अंदर, जब सेकेंड नेगेटिव साइकिल जब इस पे आती है तो जब इस पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होते हैं वो यहीं पे इकट्ठे होते जाते हैं, और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे एक स्पेस चार्ज डेवलप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड स्पेस चार्ज इफेक्ट। और जो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इफेक्ट
प्रोड्यूस होते रहते हैं और यहाँ पे अपना इसी एंड के ऊपर कलेक्ट होते रहते हैं। यहाँ पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जो जो वर्क फंक्शन है सरफेस के ऊपर बहुत हाई हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का यहाँ से प्रोडक्शन बंद हो जाता है। क्योंकि ये एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर भी नहीं जाते हैं और इस ड्यूरेशन में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करता है और ना ही एक्सरे प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन को हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, मतलब वेव के आधे समय में ही हमें एक्सरे मिलती है। लेकिन इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें जो एनर्जी लॉस होता है उससे बचने के लिए हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो सप्लाई सारी दी गई है, फिलामेंट को सप्लाई दी गई है, ये सारी सप्लाई हाई टेंशन जो ट्रांसफार्मर है इसी से टैप करके ये सप्लाई दी जाती है इसको, और यही इसका कंट्रोल होता है। अब हम इसको फुल वेव रेक्टिफायर की तरह जब यूज करते हैं तो हम एक सर्किट एक्स्ट्रा यहां पे ऐड कर रहे हैं, जिसमें ब्रिज सर्किट हमने यहां ये यूज किया। आप देखिए बाकी सारा सर्किट सेम है और यहां पे आप देखिए चार, एक ब्रिज टाइप का एक बना रखा है जिसमें 4 डायोड लगे हुए हैं। आमने सामने के डायोड का डायरेक्शन एक ही है। इसमें आप देखेंगे 2 और 3 जो रो है, आर्म जो है, इसके अंदर डायोड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, और जबकि ये जो 2 हैं, 2 और 4, 1 और 3 में एक तरफ है और 2 और 4 में एक तरफ है। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, और इसका जो ये कनेक्शन है, सी से कनेक्ट हुआ है टारगेट और डी से कनेक्ट हुआ है फिलामेंट। इस प्रकार इसको सर्किट को यूज किया गया। अब आप देखिए, जब पहला पॉइंट फर्स्ट साइकिल में, जब सेकेंडरी के इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज है तो इसके ऊपर हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के, नेगेटिव से निकल के फिलामेंट से निकल यहां अट्रैक्ट हुए। ये इलेक्ट्रॉन ये चला है, ये इसका डायरेक्शन दे रखा है मैंने, यहां पे गया है, ये गया है, इसको फॉरवर्ड बाइसिंग मिली है, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में से यहां गया है, यहां होते हुए ये इस सर्किट में सेकेंडरी कॉइल के थ्रू ये यहां गया है, ये गया है, और दूसरा जो डायोड है इसके थ्रू होके ये सर्किट पूरा हुआ है। मैंने 2 डायग्राम इसीलिए बनाए हैं कि एक हाफ साइकिल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, दूसरी हाफ साइकिल में किस तरह से। मैं ये वापस बता रहा हूं आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, पॉजिटिव एंड के ऊपर गया, ये इस सर्किट के अंदर गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, इसके थ्रू मूव करते हुए पॉइंट सी पे गया, सी से ये ए की तरफ, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बाइसिंग है इस पे, इसलिए सी से ये यहां पे गया और यहां से यूं जाके इस सर्किट को इसने पूरा किया, और ये यहां पे इस सर्किट को पूरा किया। और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो मिली एम्पियर में, जो करंट होता है ट्यूब करंट, वो आपके इस मिली एम्पियर में करंट शो करेगा। अब सेकेंड हाफ साइकिल में जब ये एंड नेगेटिव हो गया और ये वाला एंड पॉजिटिव हो गया, उस केस में ये आपका पॉजिटिव एंड हुआ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारा ब्रिज लगाने का पर्पज यही है कि हमारा ये जो पॉइंट है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गया, अब ये सी से बी वाली आर्म की तरफ, इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग लगा है, सी से बी वाली आर्म की तरफ ये गया है, और ये इस तरफ पॉजिटिव एंड की तरफ होके ये यहां गया, और इसमें अपोजिट आर्म की तरफ इसको यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो किया। इसमें हमें यह देखना है कि फर्स्ट हाफ साइकिल में 1 और 3 ये दो जो आर्म है ये यूज आएंगी, और सेकेंड हाफ साइकिल में 2 और 4 ये आर्म, इसमें जो डायोड लगे हैं इनको फॉरवर्ड बाइसिंग है, जबकि यहां पे इन दो को 1 और 3 में फॉरवर्ड बाइसिंग है, और इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू चल के सर्किट को पूरा कर रहा है। और इसमें हमें नेक्स्ट हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट में एक्सरे मिल रहा है। तो इस प्रकार हमें एक्सरे दोनों फुल एनर्जी को हम इसमें यूज कर पाते हैं। अब इस सर्किट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर जो हाई वोल्टेज जो हम यूज करते हैं, और जो इस हाई वोल्टेज सर्किट के अंदर जो हम मिली एम्पियर को मेजर कैसे करें। अगर हम इस सर्किट के अंदर, नॉर्मल सर्किट के अंदर अगर हम केवी मीटर लगाते हैं
इस सर्किट में जो वोल्टेज, इसके बीच में अगर हम केवी मीटर लगाते हैं तो वोल्टेज बहुत हाई होता है। उसके लिए हमें बहुत हाई कैटेगरी का, बहुत हाई एफिशिएंसी का केवी मीटर होना चाहिए और हमें उसका इंसुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, नहीं तो उस पर शॉक लगेगा। इसी प्रकार जो करंट है, करंट को तो हम मेजर कर लेते हैं कि सेकेंडरी के अंदर जो ये पॉजिटिव एंड है और ये एक नेगेटिव। अगर मैं मानता हूं कि 100 केवी का वोल्टेज है तो यहाँ पे +50 होगा और यहाँ पे -50 होगा और कहीं बीच में एक जीरो का वैल्यू होगी। इन दोनों का डिफरेंस 100 केवी है। इसके बीच में हम एक सिंपल सा सर्किट के अंदर मिली एमीटर, ऑर्डिनरी मिली एम्पियर मीटर लगा सकते हैं जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन वोल्टेज मीटर लगाना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए सिंगल कॉइल ट्रांसफार्मर। इसमें सिंगल कॉइल ही होती है और इसके जो इनपुट एंड होते हैं वहां से हम 220 वोल्ट पावर सप्लाई इसको देते हैं और इसके अंदर जितनी कॉइल्स होती हैं इसके अंदर टैपिंग की जाती है। ये टैप करके आप देखिए बाहर ले गए। जैसे हमारा पंखे का रेगुलेटर होता है उस तरह का एक सिस्टम हम यहाँ पे बनाया जाता है। तो उस रेगुलेटर में जैसे टैप करके अलग अलग सप्लाई को ऐड किया जाता है, तो इसी प्रकार इसको ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, अगर मान लो इस कॉइल के अंदर 440 कॉइल्स हैं, टर्न्स हैं, तो और 220 को हम वोल्टेज इसको दे रहे हैं, तो ये हर दो कॉइल के बीच में 1 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस होगा। इस प्रकार हम कैलकुलेट करके इसमें से टैपिंग ले लेते हैं और जहां से जो जितना वोल्टेज चाहिए वो हम कनेक्ट करते हैं। एक ये जो एंड होता है ये तो होता ही है, दूसरा एंड जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होता है हमें पता होता है कि ये वोल्टेज हमने कितना इससे आउटपुट वोल्टेज लिया है। 220 वोल्ट को ही डिवाइड करके इसमें से हम वोल्टेज टैप करते हैं। अब ये वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज हमारा जो हाई टेंशन पावर सप्लाई है, ट्रांसफार्मर है, इनपुट में ये वोल्टेज यहां से हमें मिलता है यहां पे। और ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, यहां से वोल्टेज स्टेप अप होता है। एक कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन। हमें पता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज देंगे कितने गुना वोल्टेज आउटपुट सेकेंडरीज में हमें मिलेगा, तो उसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है और वोल्टेज, सिंपल वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के अंदर वो वैल्यू लिख दी जाती है। अलग अलग करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इसके अंदर हमारा वोल्ट सिंपल वोल्टेज में होता है, लेकिन वैल्यूज इसके अंदर किलो वोल्टेज वाली मेंशन की जाती है। इसलिए इसके अंदर कोई शॉक नहीं लगता और बहुत कन्वीनियंटली हम इस वोल्टेज को भी मेजर कर पाते हैं। यह आज मैंने बताया आपको किस प्रकार हम एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं विथ फुल सर्किट डायग्राम, विथ हाई टेंशन पावर सप्लाई, और किस तरह से हम उसका वोल्टेज और करंट मेजर करते हैं। किस प्रकार एक एक्सरे सर्किट हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सरे से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, किस प्रकार हम लाइट एक्सरे, सॉफ्ट एक्सरे आउटपुट ले सकते हैं, हार्ड एक्सरे आउटपुट ले सकते हैं, इस पे एमए का क्या इफेक्ट होता है, केवी का क्या इफेक्ट होता है, अदर पैरामीटर्स का क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे और मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।